क्या आप लोग जानते हैं कि जो होम मेकर्स होती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनके पास इक्वल राइट होता है ओवर द प्रॉपर्टी। और रिसेंटली ये हेल्ड किया है मद्रास हाई कोर्ट ने। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो वुमेन होती है, जो हाउस मेकर होती है, वो काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है टू द एक्विजिशन ऑफ फैमिलीज एसेट्स बाय टेकिंग केयर ऑफ द होम। सो वी कैन से कि उनकी जो असिस्टेंस होती है वो काफ़ी वैल्यूएबल होती है, और इसीलिए जो वुमेन होती है शी शुड बी एंटाइटल्ड टू एन इक्वल शेयर इन हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टीज़। और ये ऑब्जर्वेशन मद्रास हाई कोर्ट ने दी है इन द केस ऑफ कन्यन नायडू एंड अदर्स वर्सेस कमसला अमल एंड अदर्स। इस केस के अंदर कमसला अमल ने एक अपील फाइल की है जहां पे वो शेयर सीक कर रही हैं इन द प्रॉपर्टीज़ जो कि एक्चुअली में उनके डिजीज हस्बैंड के नाम पे थी। इस कपल की शादी 1965 में हुई थी और 1985 के अंदर उनके हस्बैंड सऊदी अरेबिया चले गए थे ताकि वो काम कर सकें। लेकिन जो उनकी वाइफ थी, जो वुमेन थी, वो पीछे रह गई, इंडिया के अंदर ही रही ताकि वो घर का और बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सके। क्योंकि वो घर देख रही थी इसीलिए उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी, वो कहीं पर भी एम्प्लॉयड नहीं थी। जो भी पैसा उनके हस्बैंड सऊदी अरेबिया से उन्हें बेचते थे उसी से वो घर चलाती थी और कुछ सेविंग्स भी करती थी, और उन्हीं पैसों से उन्होंने कुछ रियल एस्टेट और ज्वेलरी भी खरीदी। लेकिन जब उनके हस्बैंड 1994 के अंदर वापस से इंडिया आए तो हस्बैंड ने क्लेम किया कि जो उनकी वाइफ है वो एक्चुअली सोल ओनरशिप क्लेम कर रही हैं ओवर दी प्रॉपर्टीज़, और एलेज किया कि उनकी जो वाइफ है वो कोशिश कर रही है एक एसेट को बेचने के लिए बाय गिविंग दी पावर ऑफ अटॉर्नी टू अ मैन शी वॉज हैविंग एन अफेयर विद। लेकिन वाइफ का कहना है कि उनका इस प्रॉपर्टी पर इक्वल राइट है, और इसके साथ साथ उन्होंने हाईलाइट किया कि उन्होंने कितना बड़ा रोल प्ले किया है इन टेकिंग केयर ऑफ़ द फैमिली। क्योंकि उनके हस्बैंड तो बाहर चले गए थे, पीछे से वही थी जिन्होंने बच्चों का, फैमिली का ध्यान रखा, और इसी वजह से उन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटी भी सेक्रीफाइस कर दी ताकि वो घर का ध्यान रख सके। इसके अलावा उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ बेची हैं, अपने हस्बैंड के जो फंड्स हैं जो कि ओवरसीज ट्रिप से वो भेजते थे उन्हें यूटिलाइज़ किया है, एज वेल एज शी हैज़ अर्न इनकम थ्रू टेलरिंग एंड ट्यूटरिंग। लेकिन वाइफ के जो क्लेम्स हैं ओवर दीज एसेट्स दे वर फर्स्ट कंटेस्टेड बाय आवर हस्बैंड, और उनकी डेथ के बाद उनके जो बच्चे थे वो इस पे ऑब्जेक्ट कर रहे थे, और 2015 के अंदर एक लोकल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था उनका राइट टू एन इक्वल शेयर। लेकिन हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास ही इक्वल राइट्स होते हैं ओवर द एंटाइटलमेंट टू द प्रॉपर्टीज़। और कोर्ट ने हाईलाइट किया कि जो होम मेकर्स होती हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनकी जो जॉब है इट एक्सटेंड्स फॉर 24 आवर्स, और इसे कंपेयर नहीं किया जा सकता टू द जॉब ऑफ एन अर्निंग हस्बैंड जो सिर्फ 8 घंटे काम करता है। और जब वाइफ जो है वो विलिंगली अपना एम्प्लॉयमेंट गिव अप करती है और डिवोट करती है अपने आप को टू टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, सो ऐसे केस के अंदर इट इज़ अनफेयर टू लीव हर विदाउट एनी फॉर्म ऑफ कंपनसेशन और सपोर्ट। और मद्रास हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो वाइफ होती है वो कंट्रीब्यूट करती है हाउस होल्ड के अंदर थ्रू डोमेस्टिक कोर्स। इसके अलावा जस्टिस कृष्णा रामास्वामी का ये भी कहना था दैट बाय टेकिंग केयर ऑफ द होम जो वाइफ होती है वो एनेबल करती है, अलाउ करती है अपने हस्बैंड को कि वो इजीली बाहर निकले, काम करें विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट दी होम। तो बिना किसी चिंता के अगर हस्बैंड जो है घर के बाहर जाके काम कर रहा है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दी वाइफ, और इसीलिए जो वाइफ है वो एंटाइटल्ड है टू हाफ ऑफ ऑल दी एसेट्स जो कि हस्बैंड एक्वायर करता है। और ये जो जजमेंट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो कि एक होम मेकर अपने घर के लिए कितना करता है, कितना कंट्रीब्यूट करता है वो रिकॉग्नाइज़ करे, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारे पास ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। ऐसे में ये जो जजमेंट है जो कि रिकॉग्नाइज़ कर रहा है एक होम मेकर के रोल को, उन्हें इक्वल राइट दे रहा है, इसीलिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट है। 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया था अ नेशनल इनकम फॉर अ होम मेकर। 2021 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट अवार्ड कर रहा था एक कॉम्पनसेशन इन अ मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस, उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल वैल्यू पुट की थी ऑन दी वाइफ्स इनकम, और सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था दैट फिक्सिंग दी नेशनल इनकम फॉर अ नॉन अर्निंग होम मेकर ये एक पहला स्टेप होगा टूवर्ड्स दी कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड एंश्योरिंग दी डिग्निटी ऑफ लाइफ टू ऑल इंडिविजुअल्स। और इस रूलिंग के अंदर पॉइंट आउट किया गया था कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग नियरली 159.85 मिलियन वुमेन ने ये कहा था कि जो हाउस होल्ड वर्क है वॉज देयर मेन ऑक्यूपेशन एज कम्पेयर टू ओनली 5.79 मिलियन मेन।
और जस्टिस रमन्ना का भी कहना था कि देयर कैन बी नो फिक्स फॉर्मूला जिससे कैलकुलेट की जा सके कोई नॉशनल इनकम, और इसीलिए ऐसे केसेस के अंदर इट इज़ द कोर्ट जो कि डिटरमाइन कर सकता है इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल द ट्रूएस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द वैल्यू अ होम मेकर एड्स टू द ग्रांट मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। तो ये तो बात हो गई जजमेंट्स की कि जजमेंट्स क्या कह रहे हैं, जो जजेस हैं उनका इस रिगार्ड में क्या कहना है। लेकिन अगर हम लॉ की बात करें, जो हमारा लॉ है वो वुमेन के मेंटेनेंस के रिगार्ड में क्या कहता है, तो आज के हमारे वीडियो में हम बात कर लेते हैं अबाउट दी हिंदू लॉ। सो हिंदू लॉ के अंदर जो वाइफ है उसका कोई भी राइट नहीं होता है ओवर दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड। लेकिन अगर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा हो चुका है, यानी जो हस्बैंड है उसे अपना शेयर मिल गया है, इन दैट केस आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड उसे उसका राइट मिल सकता है उस प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन अगर जो हस्बैंड है उनकी डेथ जो है वो इंटरस्टेट हो गई है, यानी विल लिखे बिना, वसीयत लिखे बिना जो है डेथ हो गई है, तो उस केस में भी वाइफ को जो है राइट मिलेगा एज दी हेयर ऑफ द हस्बैंड, कि हस्बैंड के डेथ के बाद उन्हें एक हेयर की तरह जो है उस प्रॉपर्टी में अपना शेयर मिलेगा। यहाँ तक कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी वुमेन के पास राइट होता है। लेकिन अगर हस्बैंड अलाइव है तो उनकी लाइफ टाइम के दौरान वुमेन के पास कोई भी राइट नहीं होता ओवर दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और ओवर दी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी डेथ के बाद ही वुमेन को जो है उस प्रॉपर्टी के अंदर शेयर मिल सकता है। लेकिन जब तक हस्बैंड अलाइव है तब तक वुमेन के पास किसी भी तरीके का कोई भी राइट नहीं है, कोई भी इक्वल राइट नहीं है ओवर दी प्रॉपर्टी ऑफ दी हस्बैंड, वेदर इट्स एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड। अगर हम हिंदू लॉ के अंदर मेंटेनेंस और एलिमनी की बात करें तो इन केस एक कपल है, उसका डिवोर्स हो रहा है, तो जो वुमेन है, जो वाइफ है, शी इज़ एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। और ये जो मेंटेनेंस है इट शुड नॉट बी लिंक टू दी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड। तो जो मेंटेनेंस के रिगार्ड में हमारा हिंदू लॉ है वो जेंडर न्यूट्रल है। इसका मतलब ये है दैट दिस एप्लीकेशन फॉर टेम्प्रेरी और परमानेंट मेंटेनेंस इट कैन बी फाइल्ड आइदर बाय द हस्बैंड और वाइफ, यानी एलिमनी और मेंटेनेंस के लिए हस्बैंड या फिर वाइफ कोई भी जो है वो मांग सकता है। जो भी डिपेंडेंट है वो कोर्ट के पास जा सकता है इन केस ऑफ डिवोर्स कि मुझे मेंटेनेंस, मुझे एलिमनी की ज़रूरत है। अब ये जो मेंटेनेंस है वो भी दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला है टेम्प्रेरी मेंटेनेंस। इस केस के अंदर वो पीरियड जिस दौरान पर जो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रही हैं और अगर उस पर्सन के पास कोई भी इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है जिससे वो अपने आप को या अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकें और टू पे दी नेसेसरी लीगल कॉस्ट ऑफ द केस, दैन इन दैट केस वो पर्सन जो है, वो स्पाउस जो है वो कोर्ट के पास अप्लाई करता है ताकि वो दूसरे स्पाउस को जो है डायरेक्ट कर सके टू पे अ सम ऑफ मनी एज टेम्प्रेरी मेंटेनेंस। दूसरी कैटेगरी है परमानेंट मेंटेनेंस या फिर जिसे हम एलिमनी भी कहते हैं। इस केस के अंदर जो कोर्ट है वो ऑर्डर करता है एन अमाउंट टू बी पेड एज मेंटेनेंस फ्रॉम वन स्पाउस टू दी अदर, और ये जो अमाउंट है इसे सेट किया जाता है कीपिंग इन माइंड द लाइफस्टाइल दैट दे एंजॉयड इन देयर मैट्रिमोनियल होम एंड कंसिडरिंग द इनकम एंड पेइंग कैपेसिटी ऑफ देयर स्पाउस। लेकिन ये जो अमाउंट है इसे मॉडिफाई किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द चेंज सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पाउस जो दूसरे स्पाउस को एलिमनी दे रहा था और वो स्पाउस जो कि एलिमनी ले रहा था उसने दोबारा से शादी कर ली है, तो इन दैट केस सिचुएशन चेंज हो गई है, तो जो एलिमनी का अमाउंट है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। So this was all about this case. I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.